बाद में जब उनको कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं होने लगी, उनको फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो उन्होंने मनचाहे टैक्सेस को वसूलना आरंभ किया। मनचाहे टैक्सेस में भी एक पर्टिकुलर समझौता जो हो चुका था, जिसे कि बंदोबस्त कहा गया था, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, लेकिन उसमें भी लोगों ने देखा कि हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और जिन राजास को और तालुकास को जो जमींदार बनाया गया था, उन लोगों ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, ना तो उन्होंने लैंड में कोई ज़्यादा जोर दिया और ना ही रेवेन्यूज़ को उन्होंने बढ़ाकर जो है ब्रिटिशर्स को पे किया। उससे ब्रिटिशर्स को इस परमानेंट सेटलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद इन्होंने क्या है, सेटलमेंट को बदलने की कोशिश करी, कुछ चेंजेस किए। उन चेंजेस में सबसे पहले तो आया रयोट सिस्टम। रयोट सिस्टम में जो था, किसानों को कहा गया था कि आप लोग हमें एक अपनी ज़मीन का जो है बिल्कुल महलवारी सिस्टम के थ्रू आप हमें क्या दे दीजिए, कुछ % में टैक्स दे दीजिए कि अगर आपका लैंड 10 बीघा है तो 10% का जितना टैक्स होता है, रेवेन्यू बनता है, वो आप हमें पे कर दीजिए। उसके बाद एक महलवारी सिस्टम के अलावा महलवारी सिस्टम में ये भी था कि विलेज का पूरा जितना टैक्स था, वो पूरा का पूरा टैक्स एक पर्टिकुलर जमींदार होता था, वो किसको पे करता था, रेवेन्यूज जाकर ब्रिटिशर्स को देता था। उसके बाद जो एक सिस्टम आया था, मुनरो सिस्टम, जिसके थॉमस मुनरो जिन्होंने इसको आगे विकसित किया था। थॉमस मुनरो ने ये कहा था कि हमको जितना टैक्स चाहिए उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके आगे इंडिगो की क्रांति, कलर्स का जो इतिहास था, मैंने आपको बताया था कि उस समय में ब्रिटिशर्स जो थे वो एक इंडिगो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे। इंडिगो जो कलर होता था उसे हमारे देश से आयात निर्यात किया जाता था। कहाँ पर, यूरोपियन जो लोग थे उनके पास में निर्यात करते थे। निर्यात में क्या होता था कि यहाँ से इंडिगो का पौधा जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, जहाँ पर ट्रॉपिक्स रीजन में ये पनपा था, वहाँ से इसको ले जाते थे, और ले जाने के बाद वहाँ पर उसको कॉस्टली दामों में क्या करते थे, कपड़ा डाई किया जाता था, क्लोथ डाई किया जाता था, और उस डाई से क्या होता था, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ तैयार किया जाता था। और उसके बाद में धीरे धीरे जब क्या हुआ था, रिबेल विद्रोह होने लगा था, नील का जो विद्रोह होने लगा था, उसमें मैंने आपको एक और सिस्टम बताया था कि यहाँ पर दो तरह के लोगों ने इनसे सिस्टम करवा लिया था ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि एक तो क्या हो गया था, रंगों से इसको जो इंडिगो का प्लांट था उसमें ये लोग क्या करते थे, कुछ जमीन ले लेते, प्लांटर्स मतलब जो इन्वेस्टर्स जो थे वो क्या करते थे, यूरोपियन कंपनी वाले, जब इंडिया से यहाँ से जब ये एक्सपोर्ट होना बंद हो गया था, तो इन्होंने क्या करा, भारत में आकर यहाँ पर क्या करा था, कुछ जमीनें उधार लेते थे या लीज पर लेते थे और उसमें खेती करवाते थे और इंडिगो की कल्टीवेशन होता था। देन उसके बाद में क्या हुआ, इसमें भी बेनिफिट नहीं नजर आया, तो उससे क्या हुआ कि विद्रोह की क्रांति का आरंभ हो गया, नील की क्रांति होने लगी, जो कि मैंने आपको पहले प्रीवियस जो 2-3 वीडियो हमने देखे थे उसमें आपको मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि इस नील विद्रोह के बाद हुआ क्या था, नील विद्रोह और उसके बाद इंडिगो रिबेलियन एंड आफ्टर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या पड़े इसके। तो यहाँ पर है कि नील का जो पौधा था उसकी जो रूट होती थी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती थी। सॉलिड का मतलब है कि नीचे की तरफ होती थी, तो उसके क्या होता था, उससे ज़मीन जो है फर्टाइल नहीं रहती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी, उर्वरा शक्ति मृदा की पूरी खत्म हो जाती थी। उसमें फिर क्या होता था, चावल की खेती करना भी बड़ा मुश्किल होता था बच्चों। तो अब इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि जब 1859 में जब रैयत जो थे, रैयत का मतलब है यहाँ पर किसान, जब इन्होंने खेती करने से मना कर दिया था तो इन्होंने क्या करा, बागान मालिकों ने क्या कहा कि जो लगान है, जो रेवेन्यू है वो चुकाने से भी मना कर दिया जमींदार ने, क्योंकि जो रैयत थे उनका जो सारा टैक्स होता था वो कौन लेता था, जमींदार। और जमींदार जो टैक्स किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और मना करने के बाद में इतना विद्रोह हो गया था कि तलवार, भाले, तीर, कमान सब चलना शुरू हो गए थे। और उससे क्या हुआ कि इसमें आदमी पुरुषों ने तो भाग लिया, औरतों ने भी भाग लिया, और औरतों ने भी अपने बर्तन लड़ाई में लेकर कूद गई थी सारी की सारी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो बहिष्कार होने लगा इस चीज़ का, रिबेलियन का क्या हुआ कि कहा कि भाई जमींदार भी हमारे फेवर में रहे, तो सोचा, किसानों ने सोचा कि जितने भी जमींदार है वो भी हमारे फेवर में है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे फेवर में तो ये तो लड़ाई को और आगे बढ़ाओ। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने और ज़्यादा लड़ाई को आगे बढ़ाया और क्या कहा कि जितने भी रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान जो प्लांटर्स थे उनके लिए कोई काम करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा उनमें आक्रोश जाग गया। अब ब्रिटिशर्स उधर परेशान हो गए कि अब अगर ये कल्टीवेशन नहीं करेंगे इंडिगो का तो हम लोगों को बेनिफिट्स कैसे होगा। और उन्होंने इतने बड़े बड़े पार्ट्स जो प्लॉट के थे, जो खेतों के फील्ड के थे, वो लीज पर ले लिए थे कि अब अगर उनको काम करने के लिए किसान या जो कल्टीवेटर्स नहीं मिलते तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो इस चक्कर में क्या हुआ,
अब किसान जो है वो जो प्लांटर्स जो थे जिनके पास में किसान काम करे तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद में क्या हुआ कि ये जो रिबेल था इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो जमींदार जो थे जो रेवेन्यूज लेकर ब्रिटिशर्स को देते थे उन्होंने भी इस क्रांति में हिस्सा लिया। और 1859 में क्या हुआ कि ये बगावत जो है जमींदारों में और रैयतों में यानी किसानों में और जमींदारों ने मिलकर किसके विरुद्ध कर दी? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध कर दी। और उन्होंने ये कहा कि जो लठियाल, अब ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से किनको भेजा? लठियालों को। लठियाल का मतलब यहाँ पर है कि जिनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, वो हथियार वाले जो आदमी थे वो इनसे लड़ने के लिए आते थे, तो उनको भी इन्होंने बहुत बुरा मारा पीटा, दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए। देन क्या हुआ था बच्चों कि बागान मालिकों की ताकत जो थी वो बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहे थे कि हमारी ताकत बढ़े, और जो लंबे समय से उन्होंने जमीन ले रखी थी उस पर अगर इंडिगो नहीं होगा तो वो परेशान वैसे ही होते। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो परेशान होगा वो झगड़ा तो करेगा ही करेगा। अब नील के किसानों को ये लग रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स अगर कुछ भी स्ट्रगल करते हैं तो हम क्या करेंगे? उनका साथ देंगे। अब यहाँ पर है कि 1857 में जब ब्रिटिशर्स ने एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई बात को फैला दिया। अब जब यहाँ पर रिबेल हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उस बीच में क्या हुआ? ये बात कहाँ पर पहुंची? ब्रिटिश जो महारानी थी विक्टोरिया उनके पास पहुंची। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको जबरन आप वर्क नहीं करवा सकते हो फील्ड में, खेतों में अगर आप जबरदस्ती इनको इंडिगो के लिए कल्टीवेशन के लिए प्रेशराइज करोगे तो ये बात गलत है। जबकि मार्केट में ये बात क्या आ गई थी? ये बात आ गई थी कि अगर नील की खेती आपको करनी नहीं है, कभी भी नहीं करनी, किसानों के पास ये मैसेज पहुंच गया। अब बात कही जबकि क्या थी महारानी विक्टोरिया ने कि आपको नील की खेती के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, जबकि लोगों को क्या हो गई, यहाँ पर रैयतों को, किसानों को क्या बात मिल गई कि आपको भाई मजबूर नहीं करेंगे कि भाई आप खेती करो ही करो। तो यहाँ पर दोनों में कन्वर्सेशन गैप हो गया। कन्वर्सेशन गैप होने की वजह से उन लोगों में और विद्रोह हो गया। अब और विद्रोह होने की वजह से बच्चों क्या हुआ कि इस क्रांति में उसके बाद में इतना खतरनाक विद्रोह हुआ कि लोगों ने, किसानों ने जो है अपने पूरे धन और जन से पूरी तरीके से इसको जबरदस्त अत्याचार वाली कहानी बना दिया। देन क्या हुआ? इस बगावत से परेशान होकर सरकार ने बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई। अब क्या हुआ? जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हानि होने लगी क्योंकि किसान और जमींदार एक हो चुके थे। तो अब जो प्लांटर्स जो थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे इंडिगो की खेती के लिए, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी लगाई। आर्मी लगाने के बाद में उनको प्रोटेक्ट किया और बाद में ये डील हुई कि इनको ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती के लिए आप प्रेशराइज नहीं करोगे। और वही हुआ। और एंड में जब यहाँ पर जो है ये लोग कहाँ चले गए? बंगाल से कहाँ चले गए? सारे बिहार में चले गए जितने भी प्लांटर्स थे। और बिहार में जाने के बाद बच्चों ये हुआ कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी लौटे तो उन्होंने कहा कि आप इस स्थिति का जायजा करें। तो जब महात्मा गांधी ने स्थिति का जायजा किया तो उस स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन बड़ा हो सकता है, और तभी यहीं से चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि कैसे हम नील की खेती में पहुँचे थे, कैसे नील का इतिहास था, उसके बाद कितने रिबेल हुए थे, कितनी परेशानियां हुई थी, कौन कौन से सिस्टम बने थे। अब इस चैप्टर को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का जो PDF सेंड किया जाएगा, उस क्वेश्चन आंसर्स को आपको कॉपी में वर्क टू वर्क डेट वाइज करना है और कॉपी बनानी है सेपरेट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।